कि हवारी औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये बार बार होता है। लेकिन मैं कुछ तारीख़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, दर्दनाक है लेकिन रखनी पड़ेगी। ये आगाज़ फ़ातिमा जना साहबा से हुआ। यहाँ बैठे हुए कुछ सीनियर सहाफ़ी उन तमाम दिनों के चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि फ़ातिमा जना हमारी माँ की तरह हैं पूरी कौम की। इसलिए मैं आज के छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि जो आज मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग हैं और जो मरियम सफदर साहबा के दाएं और बाएं बैठे होते हैं, उन्हीं लोगों ने एक जानवर के गले में मोहतरमा फ़ातिमा जना साहबा का निशान डाला और उस जानवर पर तशद्दुद करते हुए फ़ातिमा जना साहबा के साथ तशबीह दी। जानवर का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने पहले कहा कि फ़ातिमा जना साहबा पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी, हम सब के लिए वो माँ के रुतबे पे है, तो वो मुनासिब नहीं है कि वो जानवर का नाम लिया जाए। ये वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद आपके सामने नुसरत भुट्टो का कसूर ये था कि उसके शौहर ने साम्राज्य के ख़िलाफ़ ख्वाब देखा था। भुट्टो साहब की बहुत सारी सियासी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन भुट्टो साहब की कौमी गैरत और जो खुददारी की जंग उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, उससे किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। और उस खुददारी और कौमी गैरत के बाद भुट्टो साहब को जिस तरीके से फ्री ट्रायल भी नहीं दिया गया और लटकाया गया, और उस सारे जुल्म के ख़िलाफ़ जब उनकी बीवी बाहर निकली, तो उस बीवी के ऊपर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उसके ऊपर मरियम सफदर साहबा के वालिद मोहतरम भी मौजूद थे और उनके दादा भी मौजूद थे। उन्होंने भी नहीं रोका था इन बच्चों को, हालांकि वो शरीफ आदमी तसव्वुर होते थे। उनकी मरियम सफदर, जो पता नहीं किसकी होगी, लेकिन वो नीचे लिखा हुआ है, अखबार में छपी हुई है कि वो जो है वो जाली बरहना नंगी तस्वीर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की है। और फिर उनको, आपको याद होगा, कुत्ते नहलाने वाले यहूदी एजेंट, अंग्रेज़ों के एजेंट, ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब फैसल मस्जिद के हाथे में खड़े होके एक जलसा कर रहे थे ज़ियाउल हक मरहूम की बरसी के ऊपर। ये वहाँ पर वो खड़े होकर फरमा रहे थे। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो पे ये ख़त्म नहीं हुए। जमायमा ख़ान पाकिस्तान आई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको यहूदी एजेंट बनाया गया, यहूदी लॉबी उनके थ्रू इमरान ख़ान के साथ लगाई गई। उसके बाद आपके सामने उनके ऊपर एक जाली टाइलों का झूठा केस बनाया गया। आज हमारी मरियम बाजी बताती हैं कि नैब में कोई कानून नहीं है कि औरतों को पकड़ा जाए, और नैब में या हमारी सकाफ़त में औरतों को नहीं पकड़ा जाता। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हमारी सकाफ़त में औरतों का एहतराम किया जाता है, ये आप बाजी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हमारी सकाफ़त में औरतों के नाम के ऊपर लूटा भी नहीं जाता। हमारी सकाफ़त में तो लोग इतने मोहतात होते हैं, हमारी सकाफ़त में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी बेगमात की तस्वीरें भी लगाते वहाँ पर, वो सिर्फ नाम लिखा होता है। हालांकि मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, औरत को बराबर का आइन हकूक़ देता है, उसको एक गुमनाम शहरी नहीं रखना चाहिए हमें। लेकिन आप अगर उस सकाफ़त को छेड़ती हैं, तो क्या नुसरत भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या फ़ातिमा जना इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या बेनज़ीर भुट्टो इस कौम की बेटी नहीं थी? क्या जमायमा ख़ान इस कौम की बहू नहीं थी? वो औरतें नहीं थीं? आपने उन पर जाली टाइलों का केस बनाया। क्या उस ज़माने में पाकिस्तान के आइन में, सकाफ़त में औरतों के ऊपर चोरी में, टाइल चोरी के मुकदमे बनाना हमारी सकाफ़त के ऐन मुताबिक था? किसी के मुसलमान होने के बावजूद उसको यहूदी, ईसाई, दूसरे मज़ाहब में जाके लेके जाना क्या ऐन मुताबिक था?
आगे चलते हैं, यहाँ आप ख़त्म नहीं हुई। खातून अव्वल, मैं उनको बिल्कुल उसी तरह से तशबीह दूँगा, मेरे लिए वो उसी तरीके से एहतराम की जगह पे हैं जैसे आपकी वालदा कुलसूम नवाज़ साहबा थी। मैं उनका वैसे ही एहतराम करता हूँ जैसे मैं अपनी वालदा का करता हूँ। वो भी गैर सियासी थी, हालांकि उन्होंने आखिर पे एक इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो तो आप ही लोगों ने उनका नाम दोबारा इस्तेमाल किया। वो तो उस टाइम डेथ बेड पे थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उनके जन्नत में जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर करे। तो आप हमारी पार्टी में से हमारे लीडर समेत किसी एक शख्स का एक जुमला कुलसूम नवाज़ साहबा के बारे में निकाल के बता दें जो ऐसा हो जो इंसान अपनी माँ के लिए ना बोल सकता हो, बहन के लिए ना बोल सकता हो, वो कहीं भी ताज़ीम से नीचे हो, आपको नहीं मिलेगा। हम जब भी उनका जिक्र करते हैं हम बहुत ही एहतराम से करते हैं। आपको अपनी वालदा की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी वालदा का इंतकाल तब हुआ था जब मैं 1 साल का था। मैंने ये दुख सारी ज़िंदगी झेला है, तो मरियम साहबा मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। लेकिन आप ही के पार्टी के बहुत बड़े बड़े अकाबरीन मेरी मरी हुई माँ को गंदी गालियाँ देते रहे मेरी, और आप उनको थापी देती नहीं। तब औरतों की तहकीर, औरतों की इज़्ज़त, औरतों का एहतराम हमारे कल्चर में नहीं था, और स्पेशली मरी हुई औरतों का, मरी हुई माँओं का, क्योंकि माएँ तो साझी होती हैं। मेरे से बड़ा बदबख्त नहीं होगा अगर मैं आपकी और अपनी माँ में फ़र्क करूँ। इवन मैं दोबारा उस पर आता हूँ, एक भाई है जिसको वो डंटोनिक मशहूरी में मशहूर कर दिया है। मैं तो उनकी वालदा को भी अपनी वालदा के बिल्कुल बराबर का एहतराम दूँगा, और अगर नहीं दूँगा तो फिर मेरे खून में कोई कमी बेशी होगी, क्योंकि माएँ साझी होती हैं, वो अपने की हों या पराई की हों। लेकिन हमारी माँ के साथ आप क्या करते हैं? कभी आप उसे पीर नहीं कहते हैं छेड़ने के लिए, हालांकि इसी कल्चर में पीर होना बुरी बात नहीं है, किसी का मुरीद होना बुरी बात नहीं है, किसी का मेंटोर होना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पीर नहीं है कि नहीं है, मैं लेकिन कह रहा हूँ कि आप इससे लोगों के मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुँचा रहे हैं। फिर आपके चचा, आप खुद, आपका पूरा ख़ानदान उनको जादूगरनी कह रहा है। फिर आपने एक ऐन से लफ्ज़ निकाला कि वहाँ पर बकरे का गोश्त जलाया जाता है, वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ किया। हर तरह की तोहमत आपने हमारी माँ पे तो लगा दी। हम आपकी माँ का एहतराम करते हैं। चलें, अगर आप में तमीज़ नहीं थी, एहतराम नहीं था, इखलाकियात नहीं थी, तो आप यही देख लेते कि इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, हमें भी वापस इनके साथ यही करना है। आपको ये बात याद रखनी होगी। आपको इमरान खान बुरे लग सकते हैं, आपका हक है, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, दबा के उनके ऊपर आप करें तनकीद, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ना है कि जिनका नाम बुशरा बीबी हैं, वो इस मुल्क की बेटी भी हैं, उनके बच्चे भी इसी मुल्क में हैं, वो नानी और दादी भी हैं। उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जब आप उनको इस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। फिर उनके करीब खातून हैं फ़रा बीबी। अब फ़रा बीबी को बार बार गोगी कहना, वैसे तो आपके भी आप हमारी बहन है, लेकिन आपके भी निकनेम हमें पता है। हमने तो नहीं आपको कभी भी कहा उस निकनेम से। हम या आपके खामद मोहतरम का नाम साथ इस्तेमाल करते हैं या आपके शौहर का नाम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं शुरू दिन से आपको बाजी कहा जाए ताकि एहतराम रहे, आप एक ख़ातून हैं। आप खुद ये काम शुरू करती हैं एक ख़ातून का नाम बिगाड़ने के लिए, उसकी तज़हीक करने के लिए। आपके पास उस ख़ातून के ख़िलाफ़ कोई सबूत हैं, पेश करें, सज़ा दिलवाएं, मुकदमा बनाएं। आपकी ऊपर हुकूमत है ना, FIA आपके पास है, सब कुछ है। नाम बिगाड़ने की क्या ज़रूरत है? और आपके तो अपने एक MPA की बहू है वो, तो आप कम अज़ कम, मुझे समझ है जैसे आप लोगों ने आयशा आहद के साथ किया था, उसकी जवान बेटी के साथ किया था, आपके यहाँ एहतराम वाला कोई काम नहीं है। मैं हैरान होता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब तक आपने कोई चीज़ नहीं देखी, आपने बीमारी नहीं देखी, आपने मौत नहीं देखी, आप किसी का मजाक उड़ा सकते हैं शायद, लेकिन जब आप अपने घर में वो चीज़ दिखाते हैं, और अल्लाह की ज़ात हम सबको इसलिए दिखाती कि हम दूसरों का कर सकें। ये बहुत सारे सहाफ़ी बताते थे
कि हम पे रियासती तशद्दुद हुआ, मुझे शायद तब समझ नहीं आती थी। अब एक दिन चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब मुझे बता रहे थे कि 21 दिन उन्हें में आपके अब्बा के बच्चों के बच्चे लंदन में, आपकी सर्जरी लंदन में, आपका सारा पैसा लंदन में, लेकिन आपने हुकूमत यहाँ करनी है, झूठ आपने यहाँ बोलना है, आपने तखरीबकारी सारी यहाँ करनी है। और अगर कोई पुलिस वाला, वो हसन था हमारा एक भाई सियालकोट में, जिसे शाबाश देती थी जब उन्होंने सियालकोट के अंदर हमारे वर्कर्स पे तशद्दुद किया, आप बताएं हमारे किसी ज़माने में हुआ? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कल परसों हलीम आदिल शेख साहब ने, हमारे बड़े अहम लीडर हैं सिंध से, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जो राना सनाउल्लाह साहब की थी, जब उन पर बहुत तशद्दुद हुआ उससे और उसके बाद, और एक उसके ऊपर जुमला किया, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आया। मैं उस पर पहले ट्वीट करने लगा, फिर मैंने कहा वो और बढ़ेगा ट्वीट, मैंने नहीं किया। लेकिन जब मुझे हलीम आदिल मिलेंगे मैं उन्हें कहूँगा तशद्दुद हमारे किसी अपने पे, और ये मेरी पहले दिन मुजफ्फरगढ़ में भी मेरी यही स्टेटमेंट थी, मेरी यहाँ हाई कोर्ट के सामने भी यही स्टेटमेंट थी जब मेरे पे हमला किया गया था, मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी आज से 6 महीने पहले यही स्टेटमेंट थी, मेरी पिछले वीलॉग में भी यही स्टेटमेंट थी। मेरी एक ही स्टेटमेंट है जब इन पे तशद्दुद किया गया, ये भी औरत हैं, बल्कि नानी और दादी हैं। आपको तो कई दफ़ा गुस्सा लग जाता है ये रिश्ता आपको कहें, इनको बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये कहते हैं। ये भी औरत हैं, जैसे आपने इनकी तस्दीक करने की कोशिश की थी, गाड़ी के शीशे तोड़े थे, मारा था, इनके साथ भी औरतें थीं। तो मरियम बाजी, अगर आपने औरतों का एहतराम करना है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब आप पे आयद होती है। उसकी वजह यह है कि आपके दादा से लेके आपके वालिद तक औरतों की तज़हीक करते आए हैं, ये कल्चर आपके ख़ानदान ने दिया हुआ है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आपको अभी भी इसके ऊपर यू टर्न लेना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए आपको। और जो आप बुशरा बीबी के बारे में आप और आपकी पार्टी मुग़ल्लज़ात फरमाते रहे हैं, आपको वहाँ से डिपार्चर लेना चाहिए। हम अभी भी आपकी माँ को अपनी माँ कह रहे हैं। हम अभी भी कुलसूम नवाज़ साहबा के लिए जब वो ज़िंदा थी तब भी अच्छे कलमात कहते हैं, जब वो इस जहान से चली गई तब भी अच्छे कलमात कहते हैं। आपको ये करना पड़ेगा। मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है, आपकी बुनियादी फ़िक्र सोच जो है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं, लेकिन कोशिश कीजिए। अगर आपने वाकई औरत कार्ड खेलना है तो 2 काम कीजिए अपनी फैमिली में। सबसे पहले तो जुनैद को ये बताइए कि उसने अगली पीढ़ी में अब औरतों का एहतराम करना है, क्योंकि आपके शौहर भी लोगों की औरतों के बारे में कभी स्विमिंग पूल के मामले बताते हैं, कभी वो कहते हैं बाथरूम में कैमरा लगाया हुआ था, कभी कहते हैं बेडरूम में कैमरा लगाया हुआ था, तो वो भी ढीले हैं इस सिलसिले में। तो अब आखिरी उम्मीद जुनैद रह गया है आपके ख़ानदान में हमारी। आप जुनैद की अब तरबियत करें, वहाँ जा रही हैं वो वहीं हैं, पोलो खेलने के साथ साथ उसे उसी पोलो ग्राउंड की साइड पे बिठा के समझाएं कि बेटा औरतों का एहतराम करना है। हमारी पिछली नस्ल ने नहीं किया, तुमने यहाँ यू टर्न लेना है और इस काम को तोड़ना है, और अगली नस्ल ने औरतों का एहतराम। इस तरह की औरतें जिन्होंने हज़ारों ज़िंदगियाँ बचाई हुई हैं, मसीहा हैं, डॉक्टर हैं, या भले घर में बैठी औरत है, औरतें सबकी औरतें हैं और उनका एहतराम करना और आप पे ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपके ख़ानदान ने शुरू की थी, हम इसमें विक्टिम हैं। और दूसरा काम जुनैद को कहना है कि अगर उसने, क्योंकि शाही ख़ानदान से है, आपके बाद तो वली है, आप इस मुल्क का उसी को बनाना चाहेंगी, तो जब इस मिडिल क्लास ग़ुलाम कौम के ऊपर आपने उनको मुसल्लत करना है तो उनको भी ये बता के करप्शन भी वो ज़रूर करेंगे, और ये भी कौमी खेल है आपका, कौमी मीन आपका ख़ानदानी खेल है। तो जब वो करप्शन करें तो ख़ानदान की औरतों के नाम के ऊपर वो करप्शन ना करें, ताकि उन पर मुकदमात ना बने, ताकि औरतों का। आपको क्या लगता है जब आप गिरफ़्तार हुई होंगी तो जिस जज साहब के सामने गई, जिसने गिरफ़्तार किया, जो उस टाइम की हुकूमत होगी, क्या उनके लिए मुश्किल नहीं होगी वो सारा काम? बहुत मुश्किल होती है। मैं अभी इस प्रोसेस में से गुजर के आया हूँ। मैंने 500 लोग देखे जो वो काम कर रहे थे जो वो नहीं करना चाहते थे, जो मुझे हथकड़ी लगा रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था, मुझे लगा मजबूर था वो। मेरे कहने की बात आपको ये है कि आपने अपने बेटे को कम से कम ये तालीम ज़रूर देनी है कि अगली दफ़ा करप्शन करें तो औरतों के नाम पर ना करें,
तो इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ। आखिरी बात ये कह दूँ कि डीप फेक कुछ और वीडियोस बाजी ने बनवाई हुई हैं। बाजी का लंदन जाने का प्लान ही ये है। अब बाजी ने वो डीप फेक वीडियोस रिलीज़ करनी है। वो बुनियादी तौर पर फाहिश फिल्में हैं जिनमें लोगों के चेहरे चेंज किए गए हैं, और आप सबको पता, अब आप वो टिकटॉक पे देख चुके हैं कितनी आसानी से चेंज हो जाता है। वो वीडियोस अब अगले आने वाले दिनों में इन्होंने रिलीज़ करनी है। ये साइफ़र खेला गया, पहले मरियम साहबा के रिहाई को हटाने के लिए उसको लाया गया, अब वीडियोस आएंगी। और आखिरी बात मैं आपसे ये करके फिर मैं डॉक्टर साहबा से गुजारिश करूँगा, समुंदर पार पाकिस्तानी जिनके पास आप अब पहुँचे और पनाह ले रहे हैं दोबारा, दूसरी बात है कि उनका भी एहतराम करना शुरू करें। उनसे वोट का हक भी छीन लिया गया। उनको कहते हैं वोट डालना है तो यहाँ आके डालो। उनसे इलेक्शन लड़ने का हक पहले ही छीना गया हुआ है। उन्हें गद्दार समझा जाता है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैंने ये सब कुछ फर्स्ट हैंड फील किया है। मेरे पास दोहरी शरीयत नहीं, लेकिन गाली की तरह मुझे बताया जाता है इसके पास दोहरी शरीयत है। मेरे पास नहीं है, लेकिन जिक्र ऐसे किया जाता है जैसे गाली हो दोहरी शरीयत लेना। तो इसलिए समुंदर पार पाकिस्तानियों के साथ भी नून लीग को अपना रवैया रीथिंक करना पड़ना है। वो इसी मुल्क के शहरी हैं, आपके जितने ही मुहब्बे वतन हैं, और उनको आप जिस तरीके से डिस्ग्रेस करते हैं और उनसे तमाम हकूक़ छीने गए, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मरियम सफदर या शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ या इनके हवारी औरत कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये बार बार होता है। लेकिन मैं कुछ तारीख़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, दर्दनाक है लेकिन रखनी पड़ेगी। ये आगाज़ फ़ातिमा जना साहबा से हुआ। यहाँ बैठे हुए कुछ सीनियर सहाफ़ी उन तमाम दिनों के चश्मदीद गवाह हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि फ़ातिमा जना हमारी माँ की तरह हैं पूरी कौम की। इसलिए मैं आज के छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि जो आज मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लोग हैं और जो मरियम सफदर साहबा के दाएं और बाएं बैठे होते हैं, उन्हीं लोगों ने एक जानवर के गले में मोहतरमा फ़ातिमा जना साहबा का निशान डाला और उस जानवर पर तशद्दुद करते हुए फ़ातिमा जना साहबा के साथ तशबीह दी। जानवर का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मैंने पहले कहा कि फ़ातिमा जना साहबा पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई भी, हम सब के लिए वो माँ के रुतबे पे है, तो वो मुनासिब नहीं है कि वो जानवर का नाम लिया जाए। ये वहाँ से बात शुरू हुई। उसके बाद आपके सामने नुसरत भुट्टो का कसूर ये था कि उसके शौहर ने साम्राज्य के ख़िलाफ़ ख्वाब देखा था। भुट्टो साहब की बहुत सारी सियासी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन भुट्टो साहब की कौमी गैरत और जो खुददारी की जंग उन्होंने लड़ने की कोशिश की थी, उससे किसी को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं हो सकता। और उस खुददारी और कौमी गैरत के बाद भुट्टो साहब को जिस तरीके से फ्री ट्रायल भी नहीं दिया गया और लटकाया गया, और उस सारे जुल्म के ख़िलाफ़ जब उनकी बीवी बाहर निकली तो उस बीवी के ऊपर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उसके ऊपर मरियम सफदर साहबा के वालिद मोहतरम भी मौजूद थे और उनके दादा भी मौजूद थे। उन्होंने भी नहीं रोका था इन बच्चों को, हालांकि वो शरीफ आदमी तसव्वुर होते थे। उनकी जाली बरहना, बहुत सारे बच्चों को बरहना का लफ्ज़ नहीं पता था, नंगी, जाली नंगी तस्वीरें